discussion था regarding BP configuration. If you remember, we first did these 3 steps. नंबर रेंज तक हमने क्रिएट किया था. अब अकाउंट ग्रुप को असाइन किया. उसके बाद once your account group is defined, you have to define a BP role. So let me just go into the system. जो आप बीपी में देखते हो, लेट मी गो इनसाइड बीपी. एक हमने जो आखिरी में लिया था कस्टमर, को घूमते हैं, कोई भी एक रैंडम लेते हैं. यहाँ पे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो कि क्या रोल्स होने चाहिए, यहाँ पे तीन रोल्स है. आप अपना खुद का भी रोल बना सकते हो. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बीपी, क्योंकि बिजनेस पार्टनर, बीपी का फुल फॉर्म इज बिजनेस पार्टनर. और बिजनेस पार्टनर, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, वो एंटिटी होती है जो कि एक रिलेशनशिप रखती है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ. और वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे, जैसे हम जब सेल्स के लिए क्रिएट करते हैं, तो हमने सेल्स व्यू, हमने उसको एज अ कस्टमर डिफाइन किया. सेल्स व्यू हम जहाँ पे डिफाइन करते हैं, वहां पे हम उसको कस्टमर डिफाइन करते हैं. सिमिलरली फाइनेंस, सिमिलरली आप आपका कोई यूनिक रिलेशनशिप हो आपके पार्टनर्स के साथ, तो आप अपना यूनिक भी बना सकते हैं. तो लेट्स सी दैट सेटिंग. SIMG. क्यों नहीं रहा है? एक मिनट. Accounts receivable and payables, customer accounts, master data, preparations for changing customer master data. Let me just see this. 1 minute. Customer master data. हाँ, preparations for creating customer master data. और यहाँ पे regarding customer सारे आपके options है. So what we have seen: create number ranges for customer account, assign number ranges to customer account. उसके बाद let's go down and check whether we have BP over here or not. Creation of a business partner role. Search. Let me just search.
that setting on. I'm just checking the setting. It's something is missing here. तो इशू हुआ है, बिजनेस पार्टनर का एक टैब आता है, एसएपी बिजनेस पार्टनर। किसी को दिख रहा है क्या, कहाँ पे है? एक बार चेक करो। सर एसएपी बिजनेस पार्टनर क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर है। लेट मी चेक दैट। वेट अ सेकंड। सर्वर ही हैंग कर दिया पूरा। Let me just terminate this and relog in again. Let me check cross. चलो यही देख लेते हैं। यस, ये लास्ट बिजनेस पार्टनर, एसएपी बिजनेस पार्टनर। हाँ, yeah. Thank you. वेलकम सर। SAP business partner. Then let's go to business partner. Basic settings. यहाँ पे आपका पूरा बिजनेस पार्टनर का कॉन्फ़िगरेशन है। यूजुअली आपको फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक बार हम सेटिंग्स देख लेते हैं इसके। बिजनेस पार्टनर के भी खुद के नंबर रेंजेस होते हैं, तो उसका भी यहाँ पे सेटिंग है। बेसिक सेटिंग्स, उसके बाद रोल्स कहाँ पे गया? पार्टनर रोल्स, डिफाइन बीपी रोल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू कैन क्रिएट योर ओन रोल। अब सेल्स के पर्सपेक्टिव में कौन सा रोल है ये आप याद रखो। लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव। FLCU01, ये आपको याद रखना है। आई विल जस्ट पेस्ट दिस, क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। VP role for customer, FLCU01। जितने भी मेरे अभी तक इंटरव्यूज हुए हैं, सब में मुझसे ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है। यूजुअली आपको क्वेश्चंस इसके बिजनेस पार्टनर के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा, वो जो तीन मैंने टैब्स के बारे में बताया, जनरल टैब, कंपनी कोड टैब और सेल्स व्यू, जो भी ये व्यूज और टैब्स वट एवर यू से, ये इसके सेटिंग्स जरूर पूछे जाते हैं कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। बिजनेस बीपी रोल फॉर कस्टमर FLCU01। लेट मी गो बैक।
ये स्टैंडर्ड है। हाँ, ये स्टैंडर्ड है और यूजुअली लोग यही यूज करते हैं। मतलब मैंने ऐसे बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि उन्होंने उसको कॉपी करके ये किया, कॉपी करके अपना खुद का बनाया। वो वही यूज करते हैं। पर तो भी एक अच्छा फंक्शनैलिटी एसएपी ने दिया है, क्योंकि कभी भी बिजनेस का नेचर चेंज होता रहता है और आपका रिलेशनशिप भी आपके पार्टनर्स के साथ। हाँ, दूसरा है कस्टमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये टैब विच इज FLCU 00। ये मैं पहले बताना भूल गया। फाइनेंशियल करके लिख रहा हूँ। तो ये दो पार्टनर आपको फिलहाल याद होनी चाहिए। और भी कुछ छोटे वेरिएशंस है, वो मैं जब उन कंसेप्ट्स पे आऊंगा तब उन पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर के बारे में बात होगी, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए दीज आर टू मेन बिजनेस पार्टनर नेम्स, टेक्निकल नेम्स फ्रॉम एसएपी। ओके, सो अगेन एवरीथिंग इज सेम। न्यू एंट्री इज, आपको अगर एकदम स्क्रैच से बनाना है कॉपी, जो कि विच इज नॉट अगेन रिकमेंडेड, बट यू हैव ऑल द फ्रीडम टू कॉपी एज। तो अब हमारे रोल्स के हिसाब से दो, जो तीन होते हैं, तीन में से दो के हम व्यूज चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये दो कोड्स इंपॉर्टेंट है। और जनरल डेटा का भी मैं अगर बताऊं तो वो भी लिख देता हूँ। इट्स ऑल जीरोस। जो जनरल टैब है, आई थिंक सो इट्स 6 zeros। जनरल का यूजुअली नहीं पूछा जाता। एक बार ये आपने अपना बनाया या कॉपी किया, वी गो बैक और इसका नंबर रेंज डिफाइन करते हैं। नंबर रेंज का यहाँ पे था, लेट मी गो बैक, बेसिक सेटिंग्स, नंबर रेंज, डिफाइन नंबर रेंज। अगर आप फिर से देखोगे स्क्रीन वही है, नंबर रेंज की डिफाइन करने की कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे है? नंबर रेंज ऑब्जेक्ट। सो द ऑब्जेक्ट नेम इज BU पार्टनर। एक ऑब्जेक्ट में बेसिकली किस किस टाइप का एंटिटी है ये डिफाइन करता है एक ऑब्जेक्ट। तो ये BU पार्टनर का ऑब्जेक्ट है। अगेन द सेम थिंग्स, आपको क्रिएट करना है तो यू गो इनसाइड, क्रिएट योर ओन नंबर रेंजेस, सेम रूल्स अप्लाई। एक्सटर्नल इंटरनल वाले एडिट यहाँ से करेंगे। एंड क्या नंबर रेंज है वो भी मैं आपको इंटरवल्स में जाके हम पता कर सकते हैं कि क्या नंबर रेंज अवेलेबल है। Once this is defined, then we define groupings and assign number ranges। जो आपने ग्रुपिंग किया है बिजनेस पार्टनर का, उसका नंबर रेंज। Let me go back। उसके बाद एक आप टाइप भी क्रिएट, लेट्स गो इनसाइड टाइप। टाइप भी दिखा देता हूँ, बिजनेस पार्टनर टाइप्स। बिजनेस पार्टनर टाइप, टाइप भी एक तरीके का कैटेगराइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर होता है। तो इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट स्टिल वी केम अक्रॉस दिस, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। डिफाइन बिजनेस पार्टनर टाइप। एक बार ये नंबर रेंज क्रिएट होने के बाद वी गो बैक टू आवर बिजनेस पार्टनर रोल्स। रोल ग्रुपिंग अपने यहाँ पे जो ग्रुपिंग नंबर रेंज ग्रुपिंग है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फर्स्ट ग्रुपिंग, मेकिंग अ ग्रुप ऑफ योर बिजनेस पार्टनर एंड देन असाइनिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप टू नंबर रेंज।
इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, विल स्किप दैट। और एक बार ये नंबर रेंज ग्रुप होने के बाद यू कैन क्रिएट अ बीपी। Let me just check any final steps. So define BP role, फिर BP grouping, number range का creation और उसका grouping, यहाँ पे number range creation and grouping, assignment of BP to its number range, again the same steps as above. और this step is actually a synchronization between two systems. अगर हम दो system की बात कर रहे हो तो ये step आता है, पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सिस्टम है सो इसलिए विल डायरेक्टली क्रिएट अ बीपी। सो दिस इज द सेटिंग्स ऑफ बीपी। किसी को डाउट? सर हेलो। यस रोहित। सर जैसे अभी मास्टर डेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मास्टर डेटा जैसे हम लोग कोई भी कस्टमर क्रिएट करते हैं तो ठीक है, वो तो नंबर रेंजेस हो गई। अब अकाउंट ग्रुप का उससे क्या कनेक्शन है? जैसे सबसे पहले जो हमने डिफाइन किए थे ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अकाउंट ग्रुप का क्या मैंने रोल बताया था आपका? अकाउंट बेसिकली अकाउंट ग्रुप ये डिफाइन करता है कि इन जनरल एक कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है। सो क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को मैं ग्रुप करके उनको अगर मैं ये असाइन कर दूं कि दीज आर ओनली शिप टू पार्टी, तो उनका मेन पर्पस है ओनली टू एक्ट एज अ शिप टू पार्टी। तो वैसे अगर आपको ग्रुपिंग करना है, डिफाइन करना है, तो इसलिए हम अकाउंट ग्रुप बनाते हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके हम लोगों ने किया था वो इसी के लिए था। यस। यहाँ पे जो आप बीपी में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो अलग है पोर्शन फिर। हाँ वो उससे अलग है, बट देखो दो लेयर्स है। एक है अकाउंट अकाउंट ग्रुप का लेयर जिसका अकाउंट ग्रुप बन रहा है और उसका नंबर रेंज बन के असाइन हो रहा है। एक है आपका बीपी का लेयर। ये दो लेयर साथ में मिलके काम करते हैं। कोड पीछे ऐसे हो रखा है कि अकाउंट ग्रुप यूजुअली S4 हाना में बाय डिफॉल्ट लगता है, तो इसलिए अकाउंट ग्रुप का फील्ड मैंने आपको दिखाया नहीं। लेट्स सी दैट फील्ड एज वेल एक बार। बीपी एक मिनट, लेट मी सर्च दैट सेटिंग। Just hold on a second, I'm getting a call. Sorry guys. Yes रोहित। कुछ पूछना है? आप बता रहे थे ना अकाउंटिंग ग्रुप का कुछ। हाँ कोई ग्रुपिंग का बता रहा था मैं। तो ग्रुपिंग का फील्ड यहाँ पे है। ग्रुपिंग का क्या एडवांटेज है? एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक नंबर रेंज बनाया है एक्सटर्नल,
और एक ग्रुपिंग यूनिकली क्रिएट करके उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल नंबर रेंज को असाइन किया, तो आप अपना खुद का बिजनेस पार्टनर नेम डाल सकते हैं। ये कुछ ही सिनेरियोज में इम्प्लीमेंट मैंने होते हुए देखा है। सो बेसिकली क्या, आपके नाम के हिसाब से बिजनेस पार्टनर क्रिएट होगा, ना कि नंबर के हिसाब से। तो जैसे हम नंबर यूजुअली टाइप करते हैं पिछले वाले स्क्रीन में, यहाँ पे आप डायरेक्टली नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं, नाम से ही वो सेव्ड होगा डेटा में। तो नहीं, अगर यहाँ आप पे यहाँ तो पे जैसे जो ये जो ग्रुपिंग देखोगे, है, ये जो ग्रुपिंग है इसके थ्रू तो मतलब ये डिफाइन करते हैं कि कस्टमर अपना कैसे कैसे बिहेव करेगा, लाइक हाँ, स्क्रैप कस्टमर है या फिर शिप टू पार्टी या बिल टू पार्टी, जो भी है। वो अकाउंट ग्रुप है, वो भी दिखा रहा हूँ मैं। मतलब यही तो है वो ग्रुपिंग जो आप बता रहे हो। दिस इज ग्रुपिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर, नॉट टू एन अकाउंट ग्रुप। ठीक है, अकाउंट ग्रुप मतलब उसका यूज क्या है, वो वही वही मेरे को जानना है बस। तो हमने उधर कॉन्फ़िगरेशन की थी एफआई की। हाँ, अकाउंट ग्रुप में वही तो कह रहा हूँ। हर एक कस्टमर, आप इतना तो समझ गए ना कि हर एक कस्टमर एक रोल प्ले करता है। अब वो कस्टमर का हो, वो वेंडर का हो, राइट। अब अगर मैं मल्टीपल कस्टमर्स सेम अगर रोल प्ले कर रहे हो, तो हम एक उसका ग्रुप बनाएंगे। सो दैट इज व्हाट अकाउंट ग्रुप इज। और ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि स्पेस सेव हो जाए एसएपी में। ठीक है सर, एक बार थोड़ा सिस्टम में दिखाइए, मतलब कैसे किस तरीके से। क्या आपको एसपीआरओ सेटिंग वापस देखना है? नहीं नहीं, एसपीआर नहीं, मतलब यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि कई सारे कस्टमर ग्रुपिंग होती है, तो मेरे को यह हाँ जानना है हाँ, कि उसका यूज यहाँ पे क्या है। वो जो फाइनेंस वाले हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन की, उसका यूज क्या है यहाँ पे, मतलब इस जगह बीपी रोल के अंदर। एक मिनट, जस्ट लेट मी एक टी कोड चलाने दो। आई थिंक सो द टी कोड इज XT07 एक बार अगर। XK07 is also obsolete. यहाँ पे एक फील्ड होता है जो कि अकाउंट ग्रुप भी डेट, आपको अकाउंट ग्रुप भी चेंज करने को मिलता है। चला गया, देखना पड़ेगा मुझे एक बार, नहीं मिल रहा है मुझे अभी। तो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा देखना पड़ेगा मुझे एक बार। ये बीपी का मैं देख के आपको पक्का कल बताता हूँ कहाँ पे चला गया। एक सेटिंग होता है जहाँ पे अकाउंट ग्रुप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये ईसीसी में बहुत इजी था, क्योंकि ईसीसी में बिजनेस पार्टनर का कंसेप्ट मैंडेटरी नहीं था वहां पे भी यूज कर सकते थे आप बीपी, बट मैंडेटरी नहीं था। तो इसलिए ईसीसी में अगर आप XD01 करके आप ट्रांजैक्शन डालोगे, XD01 इन ईसीसी इज टू क्रिएट अ कस्टमर, तो आपको अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करने का वहां पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक वो सिलेक्शन डिफॉल्ट कर दिया है, वो नहीं करना चाहिए था। XD01 XD वो ईसीसी के अंदर थे, XD01 02 03। हाँ, इसी के अंदर ही बता रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, मैं अपने तो अपने वाले, मेरा तो ईसीसी है सर्वर में, उसे देख लूंगा एक बार। हाँ, उसमें आप एक बार देख लो, अकाउंट ग्रुप आपको दिख जाएगा वहां पे। कुछ एग्जाम मतलब जो ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे उसमें देखना, सोल टू पार्टी का अकाउंट ग्रुप है, शिप टू पार्टी का अकाउंट ग्रुप है, वैसे कई सारे अकाउंट ग्रुप्स हैं। ओके सर। ओके, सर सो हाँ, बोलो। सर आपने डिफाइन बीपी रोल में जो इंटरवल का इंटरफेस ओपन किया था ना, वो एक बार बताइए। हाँ हाँ,
SIMG था, क्रॉस कौन सा वो टैब था? क्रॉस एप्लीकेशन क्रॉस कंपोनेंट्स, राइट? एप्लीकेशन। या हाँ। क्रॉस हाँ। एप्लीकेशन अंदर SAP बिजनेस पार्टनर। SAP बिजनेस पार्टनर, नीचे अगर मैं जाऊँ बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग्स, नंबर इंजन ग्रुपिंग, हाँ ये क्रिएट कैसे होता है? अच्छा, बताया तो था ना मैंने नंबर रेंज कैसे क्रिएट करते हैं, आप थे नहीं क्या? ठीक है, मैं एक क्विक गो थ्रू करवा देता हूँ। डिस्प्ले करने के लिए ये आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, आप बस एनालाइज कर सकते हो। मोस्टली आप यही यूज करोगे व्हेन यू विल बी वर्किंग इन द सिस्टम। इन दोनों का एक्सेस शायद हो शायद ना हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर वर्किंग इन। चेंज या क्रिएट करने के लिए यू गो इट ओवर हियर। यहाँ पे आपको अभी देखो कुछ कुछ फील्ड्स एडिटेबल है, कुछ कुछ फील्ड्स एडिटेबल नहीं है। जो एडिटेबल नहीं है, अगर आप नोटिस करोगे, जो वही फील्ड्स जो एडिटेबल नहीं है जिनका एक स्टेटस है यहाँ पे, मतलब इस पर्टिकुलर नंबर रेंज को यूज कर लिया गया है, एंड इट्स बेटर नॉट टू टच देम। उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं। जो नंबर रेंज है वो रहने दो। आपको क्या करना है, आपको या तो वो नंबर रेंज सर्च करना है जो कि यूज नहीं हुआ है, या खुद का अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंसर्ट लाइन एंड डिलीट लाइन। अगर किसी को डिलीट करना है तो उसके लिए। अगर आपको ये देखना है कि क्या नंबर रेंज हम यूज कर सकते हैं और कौन से फ्री है, यू गो हियर, यू गो टू फ्री इंटरवल्स, और आपको यहाँ पे क्या नंबर रेंज अवेलेबल है और क्या यूज कर सकते हैं, आप इसमें से सिलेक्ट करके अपना नंबर रेंज बना सकते हैं। याद रहे, नंबर रेंज ओवरलैप नहीं होने चाहिए। यस प्रतीक, नंबर रेंज ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए और यूनिकली क्रिएट होने चाहिए। यस, बीपी रोल और ग्रुपिंग का नंबर रेंज सेम होना चाहिए ना? बीपी रोल का बीपी रोल और ग्रुपिंग का नंबर रेंज सेम होना चाहिए। ग्रुपिंग में कौन सा, वो अकाउंट ग्रुप की बात कर रहे हो आप? हाँ, एक हाँ अकाउंट ग्रुप और बिजनेस पार्टनर का नंबर रेंज सेम होना चाहिए। कुछ सिचुएशन में यस, कुछ सिचुएशन में चल जाएगा, बट व्हाट एसएपी सेज कि होना चाहिए वो अगर इतना डिफरेंट डिफरेंट हो, अगर डिफरेंट हो गया तो मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, क्रिएट हो तो जाएगा। बट एसएपी रेकमेंड करता है कि अगर नंबर रेंज सेम रखो तो बेटर है। ओके ओके, तो क्रिएशन यहाँ पे होगा, वी गो बैक, दैट्स हाउ यू क्रिएट अ बिजनेस पार्टनर नंबर रेंज। क्लियर है? रोहित, तुमने पूछा था ना क्वेश्चन? हाँ सर, कौन सा क्लियर सर? है। नहीं, मैंने पूछा। ओके ओके, नाउ अब आपको एक एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस पार्टनर आ गया होगा अभी तक, कि बिजनेस पार्टनर क्या करता है, कौन होते हैं। यूजुअली एक ह्यूमन एंटिटी को हम बिजनेस पार्टनर की तरह क्रिएट करते हैं, बट सेल्स करने के लिए खाली एक इंसान की जरूरत नहीं है। सेल्स करने के लिए आपका मटेरियल, आपका प्रोडक्ट, उसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसका स्पेसिफिकेशन डालना, उसके उसके बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उस पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में डालना, ताकि ये पर्टिकुलर सिस्टम, एसएपी का पूरा पर्टिकुलर सिस्टम और इफेक्टिवली काम करे, वो डेटा को पढ़े, डायमेंशंस को पढ़े और आपका पूरा सिस्टम डिजाइन करने दे। तो इसके लिए और एक मास्टर डेटा है विच यू शुड नो, इज मटेरियल मास्टर डेटा। मटेरियल मास्टर डेटा का जैसे बिजनेस पार्टनर का हमने पूरा कॉन्फ़िग देखा, सेम मटेरियल मास्टर डेटा का भी कॉन्फ़िग होता है, बट दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल। तो कोई आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा वो पढ़ के भी, तो इसलिए वो मैं नहीं कवर करूंगा। बट व्हाट, इसमें कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं विच आर नॉट ओनली, जैसे
बीपी में एकदम क्लियरली डिफाइंड था कि हम रोल्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और सेल्स का रोल एक अलग है, फाइनेंस का रोल अलग है, और कोई दूसरा रिलेशनशिप है तो अलग है। इसमें उतना प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। कुछ एलिमेंट्स, क्योंकि ये इतना क्लोजली अलग अलग मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड है ये पर्टिकुलर मास्टर डेटा, कि एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और इसमें मैक्सिमम फील्ड आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड, मटेरियल मटेरियल के डायमेंशंस के से रिलेटेड, जो कि फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू ओनली शुड नो कि एक सेल्स एक मटेरियल क्रिएट करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे क्रिएट होगा? जस्ट सिलेक्ट एन इंडस्ट्री, let's select for example मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल टाइप। अब ये मटेरियल टाइप क्या चीज है? मटेरियल टाइप ये बताता है कि मटेरियल एग्जैक्टली है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे कूपन्स लिखा हुआ है, मतलब ये पर्टिकुलर मटेरियल वो शायद से वो कंपनी कूपन्स रखती होगी किसी चीज की, तो उसका इन्वेंटरी अगर बनाना है, उसका डेटाबेस अगर क्रिएट करना है, तो कूपन्स की तरह डिफाइन होगा वो मटेरियल। अगर ऊपर आप देखोगे बेवरेजेस है, यहाँ पे कन्फिगरेबल मटेरियल है, जैसे आइकिया। आइकिया में अगर आप जाते हो, उनके प्रोडक्ट्स देखते हो, तो दे आर सॉर्ट ऑफ अ कन्फिगरेबल मटेरियल्स। नीचे जाओगे तो इक्विपमेंट पैकेज, जैसे कई सारे मटेरियल टाइप है जो सेल्स पर्सपेक्टिव के से इंपॉर्टेंट है। दैट इज दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे किसी ने 3 फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑलरेडी बना दिया है, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वन। एक बार सिलेक्ट करने के बाद जस्ट गो इनसाइड, एंटर। जैसे मैं एंटर मारता हूँ वैसे मुझे ये बोलता है कि अच्छा ये तुम्हें मटेरियल बनाना है, तो किस प्लांट और किस स्टोरेज लोकेशन का बनाना है। तो आप अपना यहाँ पे प्लांट डालोगे, स्टोरेज लोकेशन डालोगे, एंड जस्ट कंटिन्यू। क्यों प्लांट और स्टोरेज लोकेशन से मटेरियल एसोसिएट किया? क्योंकि वहीं पे तो प्रोड्यूस होगा, जो आपका प्रोडक्शन है वो वाला मटेरियल यहीं पे प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए प्लांट से एसोसिएट कर दिया एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट गो बैक, एक व्यू आपको दिखाना था। ये स्क्रीन खुल गया। एक बार मैं ये डालता हूँ, तो एंटर करने से भी मैं अंदर जाता हूँ, बट उससे पहले व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू इज दिस सिलेक्ट व्यूज। सिलेक्ट व्यूज में इस पर्टिकुलर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हमारे लिए कुछ इसमें से सिर्फ कुछ ही टैब्स इंपॉर्टेंट है, वो पर्टिकुलर सिलेक्शन करना है, बाकी मैं मेंटेन नहीं किया तो चलेगा। लेट्स सी व्हाट दोस टैब्स आर। मैं पहले इसको डीसेलेक्ट ऑल करता हूँ। बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, सेल्स के जितने भी टैब्स है, सेल्स और 1, डेटा 2, एंड सेल्स जनरल प्लान डेटा। उसके बाद जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1, जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 2, अकाउंटिंग 1, कॉस्टिंग 1 एंड कॉस्टिंग 2। एक बार ये सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द ग्रीन आइकन। अब अगर आप देखोगे तो आपसे प्लांट और स्टोरेज लोकेशन के अलावा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सो बेसिकली क्या होता है कि एसएपी में मटेरियल मास्टर में हम ये डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफिकल एरिया एंड द वे यू आर सेलिंग थिंग्स एंड हाउ यू आर सेलिंग थिंग्स, यू कैन कैटेगराइज अ मटेरियल इनटू देयर सेल्स व्यू। उनके सेल्स साइड में हम बाय ज्योग्राफी, बाय कैसे सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, उसको वैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक बार इंफॉर्मेशन डाली, मान लो ये मेरी इंफॉर्मेशन है। यू गो इनसाइड, गिव द डिस्क्रिप्शन, लेट मी जस्ट पुट समथिंग AC। तो ये बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या कैसे मेजर होता है एक एक मटेरियल के, बेसिकली कैसे मेजर होता है। तो लेट मी, क्योंकि मैं इसी यूज कर रहा हूँ, तो लेट मी सर्च फॉर अ पीस।
और एक फील्ड कुछ देखना है, वेट डाल के रख देता हूँ मैं कुछ, ऑल्दो नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट स्टिल। ऐसे मटेरियल जब आप एक ऑर्डर ऑर्डर क्रिएट करोगे, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे, तो तब आपको ये प्रॉब्लम देगा। वॉल्यूम यूनिट M3 डाल देता हूँ। दिस इज ऑल फाइन। बेसिक डेटा 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। Nothing is important here. Let's move on. Sales org 1. सेल्स ऑर्ग 1 में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेल्स ऑर्ग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में तो आपने डाला ही डाला है। यहाँ पे आप डिवीजन भी बता सकते हो। आपको अगर किसी स्पेसिफिकली एक किसी मटेरियल को डिवीजन वाइज अलॉट करना है तो यहाँ पे आप डिवीजन डाल सकते हो। मटेरियल ग्रुप, किस ग्रुप का वो मटेरियल है इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस फॉर नाउ। इम्पोर्टेंट क्या है आपका ये टैक्स क्लासिफिकेशन। अगर आपको याद होगा हमने कस्टमर में भी कस्टमर के हिसाब से टैक्स कैसा लगना चाहिए वो हमने डिफाइन किया था। सिमिलरली यहाँ पे मटेरियल के हिसाब से कैसे टैक्स डिफाइन होना चाहिए वो होता है। अभी के लिए मैं 0 डाल रहा हूँ। जीरो का क्या मतलब है? 0 का कोई टैक्स नहीं, टैक्स एग्जेम्प्टेड। टैक्स एग्जेम्प्ट हो लगेगा गया, नहीं, सेम कस्टमर टैक्स में लगेगा ही। तो अगर मैं ये अपने सेल्स ऑर्डर में यूज करूँ तो टैक्स के लिए कंसिडर ही नहीं करेगा ये पर्टिकुलर मटेरियल। जब जैसे हम कस्टमर में जो डालते हैं वो 0 डालते हैं, तो वो क्या एक तरीके से टैक्स लग नहीं रहा फिर जब बिलिंग करने हाँ, जाते हैं उस सेल ऑर्डर में? तो मैंने 0 डाल के ये डिफाइन कर दिया कि उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नो टैक्स। मतलब कैसा जीएसटी तो फिर लगती है, टैक्सेस तब भी आता है, मतलब जैसे अगर सेल ऑर्डर में बनाते हो तो आप लगा सकते हो कि अगर मैं देखो ना क्या ऑप्शंस है, व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव हियर। कैसे, मतलब क्या है कि जैसे उसमें 0 डाला कस्टमर में, और देन मतलब सर सेल ऑर्डर क्रिएट हाँ किया, हाँ, तो जो कंडीशन टैब में जो अभी कंडीशन डलती है उसकी जीएसटी वाली, तो वो एक टैक्स मिनट एक एक मिनट, तरीके से। वन क्वेश्चन एट अ टाइम। एक मिनट पहले आप कंप्लीट करो ये क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि कस्टमर के अंदर जो हम 0 डालते हैं, तो आप बोल रहे हो कि कस्टमर में टैक्स नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, अब मैं उसी कस्टमर में अगर कोई बिलिंग करता हूँ या सेल ऑर्डर बनाता हूँ, तो हाँ जीएसटी जब कंडीशन टाइप जो होती है उसमें जीएसटी कंडीशन होती है वो डाली जाती है, तो एचएसएन कोड होता है मटेरियल को, उस पर टैक्स अपलोड किया जाता है कि 18% जो भी कुछ है, हाँ तो उस जी तरीके से वो लग के आता है। फिर हाँ। तो एक तरीके से टैक्स तो लग ही रहा है, देखा आपके जाए तो। आपके आपके सिस्टम में जाना, आप अगर आपको ये इसका एक्सेस है तो देखना वहां पे नो टैक्स नहीं लगा होगा, उसको कुछ ना कुछ सेटिंग हुआ होगा। फुल टैक्स या हाफ टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा और उसको जीएसटी के साथ कनेक्ट किया होगा। मैं ठीक क्योंकि है ये सर, मैं देखता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने नो टैक्स डाल दिया है। नहीं तो अगर फ्यूचर में मैं इस पर्टिकुलर कस्टमर को यूज करूंगा और सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा तो टैक्स टैक्स का एरर अगर इसने थ्रो कर दिया तो मुझे एडिशनल और चेंजेस करने पड़ सकते हैं जस्ट टू शो यू हाउ अ सेल्स ऑर्डर इज क्रिएटेड। मैं वो टैक्स टैक्स प्राइसिंग कैलकुलेशन पूरा उसके ऊपर पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तब मैं वापस यहाँ पे फिर आऊंगा, मैं ये पूरा बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर टैक्स डेटा हम जो मेंटेन कर रहे हैं फॉर अ पार्टनर और फॉर अ मटेरियल वो एक्चुअली क्यों और कैसे पिकअप कर पा रहा है सिस्टम, और वहां पे वो पूरा जो प्राइस है आपका वहां पे आ कैसे रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम 0 ही रखते हैं। इस पे बहुत डिटेल, बहुत मेन पार्ट है वो एसएपी एसडी का। तो एक बार ये पार्ट हमने खत्म किया तो उस पार्ट पे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यू विल बी एबल टू गेट दिस कंसेप्ट एज वेल, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ओके, 0 डाल देता हूँ। लेट मी चेक हेलो। और भी है क्या। हाँ, और किसी को क्वेश्चन था शायद से। हाँ हेलो सर। हाँ सर, नदी में। हाँ यस नदी। सर एक्चुअली मैं पूछ रहा था, अगर हम लोग कस्टमर पे टैक्स लाइक नहीं एग्जेम्प्ट करते हैं, कस्टमर जब लोग बनाते हैं तो हम लोग हाँ टैक्स क्वालिफिकेशन 1 रखते हैं, और मटेरियल में जाकर अगर उसी उसी कस्टमर पे मटेरियल पे हम लोग 0 कर देते हैं टैक्स एग्जेम्प्ट, तो क्या प्रोसीजर रहेगा आगे? एक मिनट आप फिर से दोहराएंगे क्वेश्चन। जैसा मैंने बीपी में जो हम लोग कस्टमर क्रिएट करते हैं,
हाँ तो सेल्स एरिया डेटा में जाके टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया, वहां पे 0 कर हाँ दिया। और हाँ उसी कस्टमर का हम लोग ने मटेरियल उठाया, हाँ मटेरियल में अगर हम लोग ने टैक्स लगा दिया, तो हाँ। लाइक सेल्स ऑर्डर के बाद वो लेगा टैक्स या नहीं लेगा फिर वो। मतलब आप कह रहे हो कि कस्टमर को हमने टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया और मटेरियल में हमने टैक्स रखा है कुछ। हाँ तो देखो, टैक्स जो लगता है ना, वो इन जनरल खाली मटेरियल पे नहीं लगता, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर भी लगता है। वो कैसे? मान लो कि मेरी एक कंपनी है और वो कंपनी दो टाइप ऑफ कस्टमर से डील करती है। एक है, मैं लैपटॉप्स बेचता हूँ, मान लो मैं एचपी हूँ, मैं लैपटॉप्स बेच रहा हूँ। अब मेरे कस्टमर दो टाइप के आता है। मुझे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी अप्रोच आता है बिजनेस के लिए कि हमें लैपटॉप दो, हमारे साथ डील करो। और जनरल पब्लिक जो है उनसे भी आता है। और भी कस्टमर के कैटेगरीज हो सकता है, जैसे मिलिट्री के लिए। तो एक स्टैंडर्ड टैक्स हर सबको तो मैं नहीं लगाता हूँ, या इन जनरल आपने देखा होगा नहीं लगता है। मिलिट्री वालों को जैसे बहुत सब्सिडाइज वैल्यू में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है, तो उनके लिए अगर 18% मान लो कहीं पे टैक्स है, तो उनके लिए थोड़ा कम कर देते हैं वो टैक्स। उनके लिए उनको रिबेट मिल जाता है उस पर्टिकुलर टैक्स का। तो वैसे अगर कॉन्फ़िगर करना है तो ये पर्टिकुलर फीचर हमें मटेरियल में भी दे रखा है, क्योंकि मटेरियल के ऊपर भी जैसे कस्टमर पे डिपेंड करता है, वैसे मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और कस्टमर को भी वो फीचर दिया है। तो एक टैक्स, एसएबी का कहना है कि टैक्स का कैलकुलेशन ये प्लस बिजनेस पार्टनर में हमने जो टैक्स डाला था उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर एक है और एक नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं करेगा वो, कस्टमर को कंसिडर नहीं करेगा, और खाली टैक्स उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो टैक्स है वो लगाएगा। यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस ऑल्सो। समझ गए? ओके सर, गॉट इट गॉट इट। एक बार ये सेल्स और 2 डाल दिया, सेल्स और 1 में मैंने टैक्स कोड डाल दिया। तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फील्ड आता है, जो कि एक सेल्स डॉक्यूमेंट बनने के पर्सपेक्टिव में, दैट इज आइटम कैटेगरी ग्रुप। अब ये आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या है, लेट्स सी। मैं F1 डालता हूँ। A grouping of material or product in the system uses to determine item categories in the process in the processing of sales document। इसका क्या मतलब है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर, उसी से ही मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक इंडस्ट्री में काम, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली में काम किया होगा, तो आपने ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन सुना होगा, मेक टू ऑर्डर। यस सर। अगर आपको एक किसी मटेरियल को ये क्लासिफाई करना है कि वो एक मेक टू ऑर्डर स्टाइल का है, तो आप यहाँ पे आइटम कैटेगरी ग्रुप में डालते हो। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने सेल्स ऑर्डर का बिहेवियर और कंट्रोल कर सके। तो अभी के लिए उस पार्ट पे हम आएंगे जब मैं सेल्स ऑर्डर का पेज दिखाऊंगा, और तब हम उसका बात करेंगे। अभी के लिए क्योंकि हम एक बस मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, लेट मी जस्ट सिलेक्ट स्टैंडर्ड आइटम NORM। प्रेस एंटर। आपका ये जनरल प्लांट रिलेटेड डेटा है। मैंने क्योंकि वेट पहले ही सेक्शन में डाला था, तो वहां से कॉपी होके आ गया। लेट मी जस्ट सी अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी पार्ट फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा पूरा शिपिंग, डिलीवरी और शिपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है या उसको इंफॉर्मेशन देता है। पर अभी के लिए जरूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू, प्रेस एंटर।
एक प्रॉफिट सेंटर डालना है। प्रॉफिट सेंटर अगेन दिस इज अ फाइनेंशियल टर्म कि बेसिकली प्रॉफिट सेंटर ये हमें बताता है, एक तरीके से ये हमें बताता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में, और उसका पूरा कैलकुलेशन इज द प्रॉफिट सेंटर एक पैरामीटर है उस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का। अभी के लिए जस्ट मैं एक रैंडम ले रहा हूँ। प्रॉफिट सेंटर तो वो पता ही नहीं था आपने कैसे बनाना है। प्रॉफिट सेंटर बनाना ही नहीं है, ये यूज नहीं करना है। दिस इज एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल टर्म। बट क्रिएट करने के लिए एक मटेरियल हमें कुछ प्रॉफिट सेंटर डालना है। हमारे सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी में इसका कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको इग्नोर भी किया और कुछ भी डाला तो भी चलेगा। लेट मी टेक YB110। YB110 इज द स्टैंडर्ड, बस इतना आप याद रखो इसके बारे सर में। ऐसा भी तो होता है जैसे कि अगर जो प्लांट है वो उसी प्लांट का जो प्रॉफिट सेंटर होता है वो डालना कंपलसरी होता है मटेरियल के अंदर, क्योंकि अगर जिस प्लांट का मटेरियल है और जिस यहाँ से बिलिंग होगी और किसी दूसरे प्लांट का अगर डाल दिया तो वो दिक्कत आएगी ना फिर तो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो मटेरियल मास्टर का व्यू है उसमें खाली जो सेल्स वाले इंपॉर्टेंट टैब्स जो आपको पता होने चाहिए, और जो एक एसडी कंसल्टेंट करता है वो सेल्स टैब होता है, सेल्स टैब 1 एंड सेल्स टैब 2। बाकी ये सारा प्लांट की जो टीम होती है वो पूरा डिसाइड करती है और वो इंफॉर्मेशन डालती है। तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप कुछ भी डाल दो उसमें, ठीक है। हेलो। ठीक है, मैं तो बस यही पूछ रहा था ना कि क्योंकि वो होता क्या है कि जैसे 2 प्लांट्स है एक कंपनी के, तो मालूम पड़ा कि एक 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 प्लांट है तो आपका 18 10, दूसरा प्लांट है आपका 18 30, और दोनों का प्रॉफिट सेंटर अलग अलग है। अब मालूम पड़ा कि 18 10 का जो प्रॉफिट हाँ सेंटर है हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता है। वो कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो जो प्रॉफिट जाता है वो दूसरे वाले में, मतलब जो बुक है कैश बुक है वो हिल जाती है फिर, तो उस चीज को मैं बोल रहा था। अगेन प्रॉफिट सेंटर मैं फिर से वही रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट सेंटर एक अगेन फाइनेंशियल टर्म है, नॉट इज दैट इज नॉट वी नीड टू बी कंसर्न्ड ऑफ कि क्या प्रॉफिट सेंटर है। ये सब आपको एमएम की टीम या प्रोडक्शन की टीम सपोर्ट करती है। हाँ अपना नहीं है, मुझे ये तो मुझे ही पता हाँ, है, ये एमएम वालों का काम है एक्चुअल में। क्या मैं यहाँ पे एमएम के भी संभालता हूँ ना, अच्छा। दोनों दोनों ही संभालता हूँ। मैं भूल गया था, आप तो मतलब ईएसडी वाला है, मतलब दिमाग में नहीं आया। अब पूछ बैठा कि प्रॉफिट सेंटर वाला। नहीं ठीक है, आपने मुझे एक पॉइंट दे दिया वापस जाके प्रॉफिट सेंटर के बारे में पढ़ने का, क्योंकि इतना यूज सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं होता। यहाँ पर सर एमएम का भी देखना पड़ता है, पीपी का भी देखना पड़ता है, एसडी हम्म। का भी देखना पड़ता है, तीनों ही देखने पड़ते हैं यहाँ तो। बस ये कि एफआई के लिए अलग बंदा है, बाकी तो ये कि एमएम का भी बंदे अलग ही हैं, एमएम का भी अलग है, लेकिन ये देखना सबको ही पड़ जाता है। अब सेम 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 जो आपने डिस्कशन किया वो सेम वैल्यूएशन क्लास के लिए भी हो सकता है। सर जो वैल्यूएशन आपने क्लास का भी, हाँ जी हाँ जी, फिर इस गुड है या फिर रॉ है तो उसके हिसाब से उसका भी। तो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस फॉर नाउ। स्टैंडर्ड प्राइस क्या, एक स्टैंडर्ड प्राइस रख दो अकाउंटिंग में, एंटर मारो। तो ये वैल्यूएशन क्लास तो जिसके बिहाफ पे मटेरियल कैसा बिहेव करता है, किसके साथ बिहेव करता है। मतलब जैसे फिनिश गुड है या फिर रॉ रॉ है या फिर स्क्रैप मटेरियल है आपकी तो। आवाज कट रही थी। हेलो, ये जो मतलब ये जो वैल्यूएशन क्लास है ना, इसी के हिसाब से तो मटेरियल जो बिहेवियर है, जैसे कि अगर ये आप रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड है या फिर अ, जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, तो वैल्यूएशन क्लास उसके हिसाब से उसकी चेंज होती है। हाँ तो हम्म, देखो, ये जो वैल्यूएशन क्लास है या पोस्टिंग ये प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, ये सारे फील्ड्स है ना, इंपॉर्टेंट है बट नॉट फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव। yes, एमएमएन मैं एफआई, लॉग आउट क्यों होते जा रहा हूँ कॉस्टिंग बार वाला तो बार। कह रहा है एफआई का मैटर चला जाता है, मटेरियल की जो कॉस्टिंग करते हैं लोग। आपकी आवाज फिर से कम हो गई। हाँ जी हाँ सर, यही आप सही बोल रहे हो कि एमएम का और एफआई का मतलब पोर्शन नहीं है, हाँ हाँ। एचडी वालों का नहीं है।
पर पता हो तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने एक सही पॉइंट दे दिया मुझे सोचने के लिए। क्योंकि सर हमारे साथ हुआ है ना, हुआ क्या, मटेरियल कोड खोला, उसका प्रॉफिट सेंटर गलत डल गया, 18-10 का मतलब जो भी प्लांट थे हमारे, तो प्रॉफिट सेंटर एक दूसरे का कोलैब कर गए। एक बार मुझे ये कंप्लीट करने दो, फिर हम बात करते हैं। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। एक बार ये सारा डेटा डाल दिया एंड दैट्स इट। ये एक ही आखिरी स्टेप था। लेट मी जस्ट सेव इट। सेव द डेटा, यस। और अब मेरा जो मटेरियल है 20012 वो क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि एबैप एरर आया। लेट मी चेक दिस वंस अगेन। ये एबैप एरर मुझे क्यों आ रहा है इतने ज्यादा? और किसी को आ रहा है क्या ये पर्टिकुलर हाँ, एरर? मुझे भी आ किसी रहा ने है। ट्राई किया अभी? ये मुझे भी आता है मैंने बार आज बार उनसे ये। बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। और इसमें बहुत एफआई के कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है इसमें। हाँ, मैंने देखा था जब मैं अपना पूरा सेल्स पूरा जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर रहा था, तब मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखा, काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे देखना ही पड़ेगा, मैं फिर से मटेरियल क्रिएट करूंगा, यही अभी प्रॉब्लम तो आएगा। मटेरियल क्रिएट हुआ ना सर? लेट मी, नहीं मटेरियल क्रिएट नहीं हुआ, वो डंप में चला गया। सो बेसिकली जो आपने स्क्रीन देखी ना, मटेरियल एंड तक तो क्रिएट हो गया पर वो सेव होने से पहले ही फेल हो गया, तो कोई फायदा नहीं। वो ये अब रन टाइम एरर आ गया, वो कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं तो इसलिए हम्म। एबब की तरफ से प्रॉब्लम है पर। एक नहीं, एबैप की तरफ से भी नहीं, एक ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि किसी ने MM01 में अगर मैं जाऊँ, किसी ने 3 फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो ये मटेरियल टाइप का कोई एरर अगर है, अगर हमने कुछ गलत सेलेक्ट किया है, किसी ने अपना पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट बना के उसमें कुछ चेंजेस किए और हम गलत फिनिश प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक इशू हो सकता है। कैसे सर दोबारा बताने, हाँ, कैसे दोबारा बताइएगा अब एक बार फिर से बताना। मटेरियल टाइप 3 बनाए क्योंकि हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेबल फील्ड्स है पीछे, तो प्लांट टीम कॉन्फ़िगर करती है। अब इसमें क्या हुआ, जिसने ये पर्टिकुलर फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब उसने स्टैंडर्ड एसएपी को कॉपी करके फिनिश प्रोडक्ट ही फिर से बनाया, क्रिएट किया, एसएपी ने अलाउ कर दिया, तो इसलिए 3 फिनिश्ड प्रोडक्ट अब टोटल हमें दिख रहे हैं, पर जबकि सिर्फ एक ही फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए। और उसने जो फिनिश प्रोडक्ट कॉपी करके अपना ऑब्जेक्ट बनाया, दैट शुड स्टार्ट विथ वाई और जी अगेन। तो हम शायद से यहाँ पे गलत फिनिश प्रोडक्ट यूज करके एक मटेरियल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल टाइप। अब जब हाँ वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है, तो शायद से वो फिर बैक एंड में जब वो वैलिडेट करता है इंफॉर्मेशन को, तो वहां पे वो फेल कर जाता है, तो इसलिए डंप आ गया। हाँ मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है, ये भी हो जाता है कभी हम्म, कभी। मटेरियल जैसे कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि मटेरियल के अंदर कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है, उसकी वजह से क्या बिलिंग में भी दिक्कत आ जाती है। हाँ हाँ, वो तो खैर आपने एक अलग टॉपिक ऑल टुगेदर ही छेड़ लिया। अरे सर नई नई प्रॉब्लम्स आती है तो वो आउटपुट मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो प्रॉब्लम बोला ना, वो बहुत कॉमन है, इतना कॉमन है कि मैं एकदम समझ गया कि आप क्या कह रहे हो। ये भी एबैप एरर में ही चला गया। ओके, एनीवे, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ मटेरियल। और वो मटेरियल एक बार क्रिएट हो जाता है, जस्ट सेव दैट नंबर समवेयर सो दैट यू कैन यूज इट, और याद रहे। अब एक एक अलग सा अपना डायरेक्टरी ही बना के रखो एक एक्सेल फाइल में कि क्या क्या आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ताकि आपको वो याद रहे। नहीं तो कई बार कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में यू टेंड टू फॉरगेट व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट यू डिड। किसी को कुछ डाउट? अब मैंने सर, दो हेलो सर। हाँ हाँ, पूछो। सर ये वीपी और मटेरियल मास्टर के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछते हैं?
इंटरव्यू क्वेश्चंस बीपी के ऊपर मैंने तुम्हें बताया और मैंने टाइप भी किया मैसेज में कि बीपी रोल्स, जो सेल्स के बीपी रोल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके कोड्स क्या क्या है। कोड्स मैंने अभी टाइप किया है, FLCU00, FLCU01, 6x0 फॉर जनरल डेटा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, अभी जो हमने बात किया एक्चुअली टैक्स के ऊपर, ऑल्दो ये बिजनेस पार्टनर का क्वेश्चन नहीं है, टैक्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, प्राइस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है कि वो ये पूछते हैं कि प्राइस पिकअप करवाना है तो सेटिंग कहाँ पे करनी है। तो वो सेटिंग भी हमने देख ली। अगर एक कस्टमर को एलिजिबल फॉर टैक्स करना है तो वो कैसे करना है, कितना परसेंट, वो सेटिंग कहाँ पे है बीपी में, तो ये एक पूछा जाता है। बाकी जनरल इन जनरल फील्ड्स के बारे में यूजुअली डिस्कशन नहीं होता अनलेस दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल मास्टर में एक पर्टिकुलर फील्ड है सेल्स और डेटा टैब में, सेल्स और डेटा टैब में, वो है आपका, मैं दिखा देता हूँ फिर से। MM01 ही लेते हैं, चलो। सिलेक्ट व्यूज, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मटेरियल ग्रुप भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइटम कैटेगरी ग्रुप, तो इसके ऊपर एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन होता है, पर मैं ये तभी समझा पाऊंगा आइटम कैटेगरी ग्रुप के बारे में जब हम एक सेल्स ऑर्डर बनाएंगे और देखेंगे कि जो आपने अभी तक पूरा बनाया है वो कैसे, नाउ अभी तक जितना मैंने पढ़ा है बेसिकली वो अब आप यूज करोगे अब एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने में। जब हम एक सेल्स ऑर्डर देखेंगे उसके अंदर सेटिंग्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे एक कैसे मिनट हाँ। फील्ड्स आ रही है, वो कैसे देखेंगे, वो सब हम जब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे तब हम वी विल लुक एट इट, और तब मैं आइटम कैटेगरी ग्रुप इस फील्ड के ऊपर वापस आऊंगा और मैं बताऊंगा। हेलो तो सर। इसमें एक Yes, ही sir. फील्ड इंपॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ मटेरियल में, दैट इज आइटम कैटेगरी ग्रुप। हाँ। हॅलो सर, ज्यावेळी आपण इंटरव्ह्यूला जातो त्यावेळी आपल्याला SAPचं सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे? नॉट नेसेसरी। मला ओके. मुझे जॉब विदाउट सर्टिफिकेशन ही मिला, SAP सर्टिफिकेशन। वो ओके. ऐसे देखो, SAP का जॉब अगर क्लियर करना है तो मतलब एक बहुत हाई पेइंग जॉब अगर आपको चाहिए, बेसिक जॉब अगर SAP का ही जॉब क्लियरली चाहिए, तो जितना मैं फीचर्स फंक्शंस बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ। बट इफ यू रियली वांट टू गो डीप डाइव और अच्छा जॉब अगर क्रैक करना है तो ये तो करना ही है मैं जो बता रहा हूँ। इसके बाद इंटीग्रेशंस के ऊपर बहुत फोकस करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला कि SDMM के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, बट उसके डीप जाना पड़ेगा आपको, उनके इंटीग्रेशन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। तो और एक और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेट कैसे करता है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से। तो SAP को अगर कुछ इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर लानी है, अंदर से बाहर जानी है, दैट इज द थर्ड पीस टू गेट अ वेरी गुड जॉब। बाकी सर्टिफिकेशंस और ये सब जब आप एक अच्छी कंपनी में लगोगे तो वही आपको सर्टिफिकेशन करने के लिए बोलेंगे और वही आपको पैसे भी देंगे सर्टिफिकेशन के लिए। ओके. और सर्टिफिकेशन रिन्यू करना पड़ता है? हाँ, सर्टिफिकेशन एक साल के, अभी SAP के रूल्स के हिसाब से एक साल की वैलिडिटी है। ये रूल्स वो चेंज करते रहते हैं, तो अभी एक साल की वैलिडिटी है। अभी जैसे मेरा सेल्स का जो सर्टिफिकेशन है वो मैंने मार्च में एग्जाम दिया था SD के लिए, वो मेरा अगले साल के मार्च तक वैलिड है। और मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, वो अभी जस्ट एक्सपायर हुआ, मैंने पिछले साल किया था। ओके सर, थैंक यू. फिर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट भी SD का ही पार्ट है क्या? एक आप कह सकते हो एक तरीके से, हाँ, बट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एक कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट है। सो बेसिकली आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए,
एसडी में अगर आपने देखा होगा मेन 3 डॉक्यूमेंट्स, अगर सब कुछ मैं साइड कर दूं, मेन हम 3 डॉक्यूमेंट्स की ही बात करते हैं। एक है आपका ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, एक है डिलीवरी डॉक्यूमेंट, और एक है आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट। तो जो ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट है उसकी जो करंट प्रोसेस है, दैट इज जस्ट द बेसिक वर्जन। जो करंट, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, एसएपी का जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स की जो पीछे कॉन्फ़िगरेशन हम आगे देखेंगे, दैट इज जस्ट द बेसिक ऑफ डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएशन। बट उसके पीछे का पूरा सप्लाई चेन वो सेल्स में कवर नहीं होता। वो उसके लिए एक नया मॉड्यूल एसएपी ने इंट्रोड्यूस किया है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। वो क्या करता है, सेल्स से डेटा कलेक्ट करता है और अपना पूरा ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक और पूरा ट्रांसपोर्ट मैनेज करता है। तो ट्रक्स कौन से आएंगे, कितने बड़े साइज के ट्रक्स आएंगे, कहाँ पे जा रहे हैं ट्रक्स, वो पूरा गूगल मैप का इंटीग्रेशन, उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स है। तो वो एक मॉड्यूल है जो कि एसडी के साथ मिलके काम करता है। तो इसलिए एसडी के कंसल्टेंट्स यूजुअली या जो रिकमेंडेड पाथ है एसडी का, अगर और एडवांस कुछ सीखना है, देन द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल है, वो सीखते हैं। ओके सर। ओके, एनी डाउट? तो आपने इंटीग्रेशन बताया था, और पहली स्किल क्या बताई थी? पहली स्किल आपका एसडी और दूसरे मॉड्यूल्स का इंटीग्रेशन। तो एसडी एमएम के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है, एसडी एफआई के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है। अब मैंने टीएम पढ़ा है, तो एसडी टीएम के साथ भी कैसे इंटीग्रेट होता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये कनेक्शन कहाँ हो रहा है। इस इंटीग्रेशन बता दो ना ये। हाँ, आपने 3 स्किल बताई थी ना कि ये बेसिक मतलब होना चाहिए, तब जाके मतलब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप ये बोल रहे थे कुछ। हाँ, तो एक तो ये बोला था मैंने, और दूसरा मैंने ये बोला था कि एक तो इंटीग्रेशन बोला था, और दूसरा, हाँ, क्या बोला था मुझे भी याद नहीं अभी। फ्लो में मैं भूल गया अभी। बट ये है कि हाँ, ये आप सही बोल रहे हो, सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बेसिक अगर हाँ, 8 से 9 लाख 10 लाख तक की जॉब मिल जाती है, नॉर्मल मिल जाती है जब जैसे हाँ, ये जरूर सही बोले। और मैंने ग्रुप पे और भी कुछ टॉपिक्स डाले हैं, जैसे एटीपी हो गया। मैंने किसी को शायद से कल परसों लिखा था कि अगर एसडी आता है ऑलरेडी, तो उसके एंगल से भी सोच। वो कुछ एडवांस टॉपिक्स है, उनको पढ़ने से भी और अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपका बन सकता है। तो उसमें एटीपी करके भी एक टॉपिक है। ओके, तर तुम्ही बेसिक पासूनच गेली असेल ना याच्यामध्ये, म्हणजे आता तुम्ही तो एवढा हाय पेइंग जॉब. हे सगळं, ये सब मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, सारा सीखना। सारी एक एक फील्ड, जितने मैंने फील्ड एनकाउंटर किए उतना मैंने पढ़ा। और ऑब्वियसली मेरी सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी, बट सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है अगर आपका नॉलेज हो तो। सही बात सर। तो यही फायदा है, सर मतलब कुछ एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाने का एटीपी जॉब्स में। बताया था, और क्या बताया सर? ये टीएम ना टीडब्ल्यूएम, दो मॉडल बताया आपने। टीएम, देखो, एसएपी के साथ जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स है वो होते हैं एमएम, एफआईसीओ, फिर टीएम ऑप्शनल है, मतलब टीएम इम्पोर्टेंट अब होने लग गया है रिसेंटली, बट अभी कंपनी भी आई थी लोग मेरे उसको पास। ऑप्शनल मानते हैं। तो टीएम, और एक ईडब्ल्यूएम भी आपने सुना होगा, वेयरहाउस के लिए है। तो ये सारे इंटीग्रेशन पॉइंट्स है एसडी के मेन। बट इन जनरल अभी के लिए आप सिर्फ दो समझो, एमएम और एफआई, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन पॉइंट्स है एसडी के हिसाब से। ओके देन, और किसी को कुछ पूछना है? सर एक चीज और है, अब ये थोड़ा सिलेबस से मतलब ये है ही है सर। अभी एक प्रॉब्लम मेरे को आ रही है कि जैसे हाँ, अपन क्या है कि प्लांट टू प्लांट स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ, तो उसका जो इनवॉइस आया है, तो वो उसमें इनवॉइस के अंदर जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो ठीक है, जो भी कुछ है। लेकिन अब क्या है कि सेल रजिस्टर जब निकालते हैं अपन, तो उसमें क्या है, वो टोटल इनवॉइस की वैल्यू अलग आ रही है। तो ये क्या प्लांट आपने ट्रांसफर किया उसके बाद? हाँ मतलब
प्लांट टू प्लांट हमने स्टॉक ट्रांसफर किए एसटीओ था ये। हाँ जी, एसटीओ पर से स्टॉक हाँ। ट्रांसफर ऑर्डर। तो टोटल इनवॉइस की जो वैल्यू है वो अलग आ रही है, और जो रजिस्टर है, जो जेट कस्टमाइजिंग जो टी कोड है जिसको चला के हम निकालते हैं कि क्या क्या बिलिंग हुई है क्या क्या, तो उसमें जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू वो अलग आ रही है। तो एक बार अपने क्योंकि जेड टी कोड आपने बोला ना, जेड कस्टमाइजिंग समथिंग, जेट कस्टमाइजिंग तो एक बार इसका लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि जब ये जेड जिसने क्रिएट किया है वो क्या लॉजिक से क्रिएट किया है। वो तो क्या कैसे मालूम करेंगे कि वो आपको टेक्निकल एबैप टीम होगी आपके पास, उनको रीच आउट करना पड़ेगा। या अगर मतलब मुझे ये बताना नहीं चाहिए बट मैं तो भी आपको बता रहा हूँ, पर ट्राई प्लीज मत करना। अगर आपको खुद पता लगाना है कि अगर आपको कोडिंग का थोड़ा नॉलेज है और खुद पता लगाना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक डीबग आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर इशू को। अगेन प्रोडक्शन में कभी नहीं करना है, क्वालिटी या डेवलपमेंट का सर्वर मिला। क्वालिटी सर्वर में क्वालिटी में देखता हूँ ज्यादा। हाँ, तो वहां पे देखना आप जो भी आप ट्रांजैक्शन रन करने वाले हो ना, उससे पहले मेन स्क्रीन में /h डालना। जैसे हम /n डालते हैं टू टर्मिनेट दैट सेशन एंड क्रिएट अ न्यू सेशन, /o डालते हैं टू क्रिएट वन मोर स्क्रीन, /h डालोगे तो डीबगिंग मोड ऑन होता है किसी भी ट्रांजैक्शन कोड का। बेसिकली आपको /h डालना है, फिर वो ट्रांजैक्शन डालना है z समथिंग, पर मतलब /h खाली सिर्फ /h डालना है, उसके बाद ट्रांजैक्शन कोड डालना है। तो उससे वो पूरा कोड उसका पीछे कैसे काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर टी कोड, वो आपको पता लग जाएगा। और वहां पे आप पता लगा सकते हो कि कोड कैसे काम, अगर आपको कोडिंग समझ में आती है तो उससे आप पता लगा सकते हो। अच्छा सर, ये जो चैट कस्टमाइजिंग वाली जो क्या कहते हैं अपने जो रिपोर्ट होती हैं जो कि कुछ, ये तो एक फंक्शनल कंसल्टेंट ही बनाता है कि पेपर बनाता है वो? उसका लॉजिक फंक्शनल कंसल्टेंट बनाते हैं, उसका एफएस फंक्शनल कंसल्टेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। हाँ, वो फंक्शनल कंसल्टेंट बनाते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एबैपर का। मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे अपन फंक्शन मॉड्यूल का अपन क्या कहते हैं